और बुलेटिन में बात दौसा की, जहां हम आपको पानी के दो रंग दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के लिए महिलाएं रात भर जाग रही हैं ताकि वो अपने बच्चों को पानी पिला सकें। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे अमृत समान पानी बर्बाद हो गया और प्रशासन देखता रहा। वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन अनेक जिले गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिले का बांदीकुई और बसवा का इलाका भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सच्चाई तो यह है कि यहाँ महिलाएं पानी की एक बाल्टी के लिए जगह करती है। रात भर जागने के बाद भी पानी मिल ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बांदीकुई नगर पालिका की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 3-3 टंकियों का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्ड्स में 120 पेयजल टंकियों का निर्माण 15 अप्रैल तक होना था, लेकिन अभी तक टंकियों का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण शहरवासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ा। मैं निर्मला सैनी, हम पानी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। परेशान हो जाते, रात का कोई पता नहीं, दिन में दोपहर में बहुत परेशान हो जाते। पानी का हैंडपंप चला और नगर पालिका में कोई व्यवस्था नहीं है। और पार्षद जी कहते हैं कि हम टंकियां बनवाएंगे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हम पानी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। सारी पब्लिक यहाँ सुबह से शाम तक लगी रहती है खूब हैंडपंप पे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं आती। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी की। इसलिए प्रशासन जी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके हमें पानी की व्यवस्था करी जाए। हमारे साथ में आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं दौसा से। आशीष, एक तरफ कोविड का दौर चल रहा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन मजबूरी देखिए इन महिलाओं की, सड़क पर उतरकर इन्हें पानी के लिए सड़क पर देर रात अंधेरे में घूमना पड़ता है। बिल्कुल दीपक, के बांदीकुई के हालात हैं। बांदीकुई और बसवा पूरी तरह डार्क जोन है, यहाँ पर भूजल बिल्कुल नहीं है। ऐसे में लोग, जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन इस तरह के प्रयास करती हैं, रात में भी इसी तरह के प्रयास करती हैं। ये तस्वीरें रात को 1 से 2 बजे के बीच की हैं, जब महिलाएं पानी के लिए एक एक बूंद के लिए मोहताज नजर आती हैं। एक बाल्टी भरने के लिए काफी दूर तक जाती है, हैंडपंप चलाती है, लेकिन हैंडपंप भी 10 से 15 मिनट चलने के बाद पानी छोड़ देता है। पूरी कॉलोनी एक हैंडपंप पर निर्भर है। हैंडपंप केवल 15 मिनट चलता है, उसके बाद में 3 से 4 घंटे बाद फिर से पानी आता है उसमें। और बात करें जलदाय विभाग की, तो जलदाय विभाग की यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। यहाँ पर जो पाइपलाइन की व्यवस्था है, लेकिन पाइपलाइन में कभी आज तक पानी नहीं आया। यहाँ पर टंकियां बनाई गई हैं, टंकियों में पानी के नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में बहुत गंभीर संकट है यहाँ पर किसी भी तरह के पानी की सोर्सेज नहीं है। बाणगंगा एक नदी है यहाँ पर पास में, वहां पर नलकूप किए गए हैं, उनके माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है, जो भी करीब 10 से 12 दिन में एक बार बांदीकुई शहर में पानी की सप्लाई की जाती है। तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में पानी के कितने विकराल संकट होगी। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ आशीष जुड़े हुए थे दौसा से, जो सूरत हाल बता रहे थे बांदीकुई और बसवा इलाके का, कि वहां डार्क जोन है और ऐसे में महिलाओं को देर रात तक, रात को 2-2 बजे 1-1 बजे पानी के लिए इस तरीके से जो मशक्कत है वो यहाँ पर करनी पड़ती है। सारी पब्लिक यहाँ सुबह, जली जीवन है, ये तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन दौसा में प्रशासन की लापरवाही से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जहां लोग भीषण गर्मी में भी पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं, यहाँ नलों में 7 दिन में एक बार पानी आता है, वह भी चंद मिनट, और पानी का कोई समय भी नहीं रहता। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। वही पानी की भारी किल्लत के बीच हद तो तब हो गई जब दौसा शहर के आगरा रोड पर जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन टूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा लाजमी है। कहते हैं कभी कभी सुविधा ही समस्या बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ चूरू की एक युवती के साथ, जहां शादी.com का दुरुपयोग कर एक युवक ने BSTC की छात्रा को फंसा लिया। सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ाई और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने छात्रा की अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। साथ ही 4 महीनों तक उसी के मकान में उसका देह शोषण भी करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने शनिवार को चूरू के महिला थाने में अलवर जिले के गांव बूढ़ा के आरोपी महेश बैरवा के खिलाफ रिपोर्ट दी। हरकत में आई महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया। फिलहाल पूरे मामले पर जांच की जा रही है। एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह BSTC करने के लिए चूरू में मकान किराए से लेकर रहती थी और
इसी दौरान उसकी शादी.com पर किसी शख्स से जानकारी हुई, फिर उनकी आपस में फ़ोन से बातचीत होने लगी और उसके पश्चात वह शख्स चूरू में उसके साथ में आकर रहा और उसके साथ कई बार संबंध बनाए और उसके फ़ोटो खींच लिए और वीडियो बना लिए और उसको वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए गए। आईपीसी की धारा 376 2N और 380 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अब टोंक की जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक दिव्यांग की बस स्टैंड पर ट्राई साइकिल पर ही मौत हो गई। इसका आभास पास खड़ी उसकी बेटी को हुआ तो वह जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ राहगीरों ने आसपास आए भी, लेकिन कोई भी उसके शव को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाना तो दूर की बात, उसे हाथ तक नहीं लगाया। सब लोग तमाशबीन बने रहे। इसकी सूचना जब सरपंच को दी गई तो वे मौके पर पहुंचे। जांच करवाने के बाद पंचायत प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार करवाया गया। मेरे ग्राम पंचायत आवा में बाबूलाल जी सैनी, जो कि दोनों पैर से अपाहिज थे, जिनके दोनों पैर कटे हुए थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। वो अपनी बेटी जो मानसिक रूप से बीमार है उसके साथ बाजार में कुछ दवाइयाँ लेने आए हुए थे। कोरोना का डर इतना फैला हुआ है कि लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु कहीं कोरोना से नहीं हुई है, इसलिए लोगों ने उन्हें उनकी मदद करने से भी मना कर दिया। बुलेटिन में बात भरतपुर की, जहां एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम से उड़ाने की धमकी के बाद अस्पताल में खलबली मच गई। कृष्णानगर में स्थित अरोड़ा हॉस्पिटल के संचालक को अज्ञात युवक ने फोन कर धमकी दी कि 10 मिनट में आपके हॉस्पिटल को बम से उड़ा दूंगा। अज्ञात युवक द्वारा पहले सुबह धमकी दी गई, उसके बाद देर शाम को अस्पताल संचालक ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे। अस्पताल की जांच की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर लोगों को समझाया कि डरे नहीं। अस्पताल प्रबंधक से पुलिस ने जानकारी ली और जिस नंबर से फोन आया उसको लोकेशन के आधार पर सर्च कर धमकी देने वाले युवक की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी अस्पताल संचालक को बम से उड़ाने की ये धमकी दी गई थी। भरतपुर के नदबई थाना इलाके के बुढ़वारी में देर रात आए अंधड़ से बिजली का तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सुबह से ही नदबई डेहरा मोड़ रोड पर जाम लगा रखा है। लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नदबई थाना पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश कर रहे हैं, लेकिन लोग नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को मौके पर बुलाने की और मुआवजे की जिद पर अड़े हैं। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर बैठी एक मासूम के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना आज सुबह 11:30 बजे हरिओम कॉलोनी गली नंबर 3 की बताई जा रही है, जहां से बाइक सवार 2 लड़के घर के बाहर खेल रही बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक युवक लड़की के पास आता है और उसके जो हाथ से मोबाइल छीनकर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ इलाके में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका का एक 10 माह का बेटा भी है। फिलहाल पुलिस मामले की हत्या है या आत्महत्या इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दहेज लोभी ससुराल वाले उसके साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं। इसी से तंग आकर 22 साल की दीक्षा ने आत्महत्या कर ली। सर तो ये खत्म हुई है, ये मेरी भांजी लगती है, मेरी बहन की बेटी है। अभी दिसंबर में उसकी शादी को 2 साल हुई है। 10 महीने की उसका बेटा है और उसकी ये हालत हुई है। और इन लोगों को रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाप को ही हमारे खिलाफ करके लेके आए यहाँ पे, जो अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता वो इनके साथ खड़ा हो रहा है। अरे न्याय नहीं दिला अपनी बेटी को, कम से कम ये तो सोच, मरी हुई बेटी है उसकी। उसने सुबह उसको मारा लात से, फिर गोली खिलाई उसको सल्फास की। किसने? उसके सामने खुद ने। परेशान करता, पहले तो दहेज के लिए करता, कुछ नहीं देता जना हमार तो 1 रुपये बर्तन न दियो ना। छोरो है बाद में 5 रुपया के दे दिया वो नहीं। अभी छोरे की भी इसको करी ने भी कौन रखा, कितनी बर्दाश्त करा मैं, लास्ट में मेरी मारी थी। जोधपुर ग्रामीण के फलौदी में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ 4 शिक्षकों पर
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। बताया जाता है कि पहले स्कूल के 4 शिक्षकों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। उसके बाद उन्होंने वीडियो को वायरल कर दिया। आरोपी शिक्षकों के नाम है गिरधारी लाल, देवीलाल, अमृतराम और भागीरथ, जो 1.5 साल से परेशान कर रहे थे। इनमें देवीलाल पहले जो बच्ची है उसको पढ़ा चुका है। पीड़ित युवती के पिता जो है, उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपी शिक्षकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है। बाड़मेर में डिस्कॉम कार्मिकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां लोगों ने सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस में घुसकर मारपीट की और कर्मचारी को घसीटा भी। घटना के बाद रात को ही एसपी से वार्ता कर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। लेकिन दूसरे दिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। अब बात मरुधरा में मौसम के मिजाज की, जहां अंधड़ और तेज बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। चूरू में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते सैंडस्टॉर्म ने अंचल को अपने आगोश में ले लिया। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सैंडस्टॉर्म से पूरा शहर अंधेरे के आगोश में समा गया। उत्तरी पश्चिमी दिशा से अचानक रेत का विशालकाय गुबार उठा और देखते ही देखते पूरे शहर में कहर बरपा दिया। अचानक आई आंधी के कारण लोग संभल ही नहीं पाए थे कि तेज हवाओं के साथ आई काली आंधी में लोग एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने शनिवार को यहां 43.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया। लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच अचानक उत्तरी पश्चिमी दिशा से रेत का गुबार उठा और तेज हवाओं के साथ रेतीली आंधी शुरू हो गई। मौसम में अचानक हुए बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। बारां जिले के शाहबाद कस्बे में शनिवार शाम को आई आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी के चलते कस्बे में कई जगह पेड़ टूट गए। वहीं पंचायत कार्यालय में लगा सर्वर टावर भी धराशायी हो गया। कस्बे के पास जंगल में भी बड़ी संख्या में पेड़ टूट गए। वहीं कच्ची बस्तियों में घरों के टीन टप्पर उड़ गए। करीब आधे घंटे तक चली आंधी से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ। वहीं मूसलाधार बारिश से कस्बे के आम रास्तों पर पानी भर गया। साथ ही बिजली सप्लाई ठप होने से कस्बे वासियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिसकर्मियों ने हालात का जायजा लिया। श्रीगंगानगर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तेज धूल भरी आंधी चलने के दिन के समय ही मानो अंधेरा सा छा गया है। मौसम विभाग ने पहले ही श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जता दी थी, जिसका असर प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में देखने को भी मिल रहा है। श्रीगंगानगर में तेज धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी से जहां एक और गंगानगर वासियों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी तेज गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर के आसमान में धूल का गुबार छाने से दिन के समय ही अंधेरा हो गया, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात।
हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बताएं, मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुर्गम पहाड़ी हो या सुदूर इलाका, अब कहीं भी कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने ऐसे इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का नायाब तरीका ढूंढ लिया है। जी हां, सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हवा में उड़ते ड्रोन की मदद से लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। IIT कानपुर की ओर से किए गए रिसर्च के बाद ICMR ने देश के दुर्गम इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 जून को निविदाएं आमंत्रित की है। इस काम के लिए वो ड्रोन इस्तेमाल होंगे जो 35 किलोमीटर तक जा सकें, साथ ही 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकें। ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन की सफल सप्लाई के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन आसमान में सीधे उड़ान भरने और 4 किलोग्राम वजनी सामान ले जा सकने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही ये वैक्सीन को तय सेंटर पर पहुंचाकर वहां से वापस स्टेशन या केंद्र पर आने में भी सक्षम होंगे। ड्रोन की टेक ऑफ और लैंडिंग DGCA की गाइडलाइंस पर आधारित होगी। इसमें पैराशूट आधारित डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा। और हमारे साथ में अमन शर्मा जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर हैं पॉलिटिक्स के। उनका रुख करते हैं। अमन जी, का अपने आप एक नायाब और अनोखा तरीका जो है वो इस पूरे मामले को लेकर ढूंढा है, जिससे जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां तक किस तरीके से जो वैक्सीन है वो पहुंचाई जा सके। ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग होगा। जी दीपक जी, देखिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अभी तक ज्यादा शहरी इलाकों तक लिमिटेड था, शहरी इलाकों में ज्यादा था। पर अब जैसे सरकार का प्लान है कि दिसंबर तक सारी पॉपुलेशन को, अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जानी चाहिए, तो इसके लिए जाहिर है कि रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का फैलाव होना बहुत जरूरी है। अब कई इलाके देश में ऐसे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जंगल इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जहाँ बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, वहां तक वैक्सीन पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए सरकार ने IIT कानपुर से एक शोध करवाया था, जिस रिसर्च में आया है कि ये पॉसिबल है कि ड्रोन और UAVs के द्वारा इस वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। और उसी के कारण HHL लाइफ केयर जो कंपनी है जो सारी वैक्सीन प्रोक्योर कर रही है सरकार के लिए, उसने एक टेंडर निकाला है 11 जून को, जिसमें ICMR की तरफ से टेंडर निकाला गया है कि ऐसी कंपनियां जो ऐसे UAV सप्लाई कर पाए सरकार को, जो कि कुछ एरियाज का लिस्ट भी बनाया जाएगा, कुछ एरियाज की जो दुर्गम इलाके। चलिए अमन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरकार ने एक नायाब और अनोखा तरीका निकाला है और जो ड्रोन है उसके जरिए वैक्सीन दुर्गम इलाकों तक, पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाई जाएगी, जहां पर वैक्सीन अभी नहीं पहुंच पा रही थी।
अब बात कोरोना से जंग के लिए जरूरी राहत की, जिसका ऐलान जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद किया गया। इस बैठक के जरिए कोविड के दिए दर्द पर जीएसटी वाला मरहम लगाया गया है और ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया गया है। ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री। ब्लैक फंगस के लड़ने के लिए तो उसके लिए 5% जो लगता था जीएसटी, अब उसको नील कर दिया गया है। वहीं पर बाकी दवाइयों के ऊपर जो 12% या बाकी थे रेट्स, उसको भी कम करके मात्र 5% तक कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन भी हुई सस्ती। जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए विषय हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर मास्क है, बाईपैप मशीन्स है, इनको भी जीएसटी रेट को कम करके मात्र 5% कर दिया गया है। कोरोना पर जीएसटी वाला मरहम। In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. राहत जरूरी थी क्योंकि प्राण पर प्रहार कर रहा है कोरोना। इससे बचाव के वास्ते आम लोगों के पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। यही वजह है कि अस्पताल और इलाज से लेकर दवा तक को सस्ती करने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। लेकिन कोरोना काल की संजीवनी यानी वैक्सीन पर अब भी 5% की जीएसटी जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों की ओर से बार बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही है। बावजूद इसके कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा गया है। क्यों, ये आप खुद सुनिए। केंद्र सरकार खरीद रही है और केंद्र सरकार पूरे के पूरे जो जितने भी वो खरीद रही है वो मुफ्त में जनता को दे रही है, इसीलिए उसमें जीएसटी का असर कुछ भी नहीं जनता के पास और जनता के ऊपर लगेगी। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि वैक्सीन पर लिए जा रहे जीएसटी का आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब आपको कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत उन उपकरणों के बारे में बताते हैं जिन पर टैक्स की दरों में कटौती की गई है। मसलन ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी की गई। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी 18% से 5% की गई। वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी। रेमडेसिविर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी की गई। पीआईपीएपी मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया। पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया गया। हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया गया है। हेपारिन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोविड टेस्टिंग किट पर जीएसटी 12। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले में गिरफ्त में आ चुका है, पुलिस के गिरफ्त में आया है मुख्य आरोपी अनुज। तो इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर डॉक्टर दंपति हत्याकांड जो मामला है उसमें जो मुख्य आरोपी अनुज है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और हमारे साथ में दीपक पुरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरतपुर से उनका रुख करते हैं। दीपक, आखिरकार कई दिनों की मशक्कत के बाद में पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी अनुज है वो आ ही चुका है। क्या पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है और कब आगे की क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से रखी जाएगी?
देखिए दीपक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर दंपति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसका जो सहयोगी आरोपी था महेश, उसको पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी, वो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था और पुलिस की जो टीम थी वो लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। डांग एरिया में लगातार छान, पूरा जो डांग एरिया है 100 किलोमीटर का, वो पुलिस ने छान मारा था, लेकिन अनुज का कहीं पता नहीं लगा था। ऐसे में जो पुलिस के लिए है वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी अनुज को पकड़ना। लगातार जो सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस में भी गुटबाजी हो रही थी इसको लेकर के, डॉक्टर दंपति हत्याकांड को लेकर के। लेकिन पुलिस ने, अब जो डीएसटी टीम है भरतपुर की पुलिस ने, उसको बड़ी सफलता हासिल हुई है। धौलपुर से जो है अनुज को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपक, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, अनुज के पहले रिश्तेदारों पर दबाव बनाया गया, रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद है जो रिश्तेदारों पर दबाव बना करके अनुज पर दबाव बनाया गया। और जब अनुज को है डीएसटी टीम ने बुलाया है अनुज को, और जब जो है सारी बातें होकर के वहां पर फिर अनुज को धौलपुर से जो है डांग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया भी जा रहा था कि जो अनुज था वो राजस्थान को छोड़ चुका था, मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई थी अनुज की, जो है चंबल किनारे सटे जो दूसरा राज्य है पड़ोसी मध्य प्रदेश, वहां पर अनुज पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने ये सारी व्यवस्थाओं को देख करके और जो बड़ी फोर्स थी वहां तैनात की गई डांग इलाके में, और जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक पुरी भरतपुर से बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी अनुज, जो कि डॉक्टर दंपति हत्याकांड में था, उसको पकड़ लिया है, धौलपुर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।